2026 का जिनका अटेम्प्ट होने वाला है वो टेस्ट अभी से देना चालू कर दें या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद? जो पुराने बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स बहुत अच्छा है तो उनको मेंस की टेस्ट सीरीज देना चाहिए। किसी भी एस्पिरेंट्स को मेंस के लिए मिनिमम कितना समय देना ही चाहिए जब वो ये कह सकता है कि नहीं अब मैं कंपटीशन में हूँ, मैं मेंस निकाल सकता हूँ? जितना संभव हो सके उतना पढ़ना चाहिए, जितना पॉसिबल हो पाए। मेंस के लिए जी। आपकी मैं पूछूं स्ट्रेटजी क्या है, पहले आप सोर्स बताइए। मेंस के लिए मैंने तो लगभग सारे नोट्स के ही पढ़े थे। ओके, आंसर राइटिंग हम लिखें कैसे? जैसे वो सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर हिस्ट्री है तो फिर वहाँ पे सन आपको याद होना चाहिए। ज्योग्राफी है तो फिर वहाँ पे आपको मैप याद होना चाहिए। पॉलिटी है तो आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। और ये बात जो आपने पूछा फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट तो जैसे 2 मार्कर का क्वेश्चन है, उसके नीचे जो लाइन दी हुई है उनमें हमें 2 फैक्ट लिखना है या फिर उसमें जितनी जगह है हम जितने फैक्ट्स उसमें डाल सकें वो करना है। 6 पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है? देखना पड़ेगा कि हमारी क्षमता किस में अच्छी है, मतलब हम क्या ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चरणों में सबसे ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग क्या लगा था? मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो इंटरव्यू पैनल से बाहर निकलते समय आपको लग रहा था आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं है? बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और मुझसे पहले जो कैंडिडेट निकले थे उनका भी थोड़ा फेस ऐसा ही था, तो मुझे फिर मेरा भी लगभग वैसा हो ही गया था कि अब नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और एस्पिरेंट्स में बहुत एक्साइटमेंट है कि टॉपर्स किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से सोचते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने एमपीपीएससी 2024 में डीएसपी का पद प्राप्त किया है, जो कई लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को और समझते हैं उनकी इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में। एमपीपीएससी 2024 में आप डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। डीएसपी की पद बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रीम जॉब होती है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है? क्या आप डीएसपी पर संतुष्ट हैं या फिर आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे? जैसा कि राज्य सेवा परीक्षा में सबका जो भी तैयारी करते हैं स्टूडेंट, सबका मोटिव रहता है कि लगभग सबका रहता है कि हम डेप्यूटी कलेक्टर के लिए तैयारी करते हैं। तो मेरा डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए शुरू से रहा है, तो मैं आगे तैयारी करना चाहूँगा। ओके, तो आप डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहते हैं। ओके, रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन आप क्या कर रहे थे? रिजल्ट वाले दिन तो मैं टेस्ट देने गया हुआ था, तो रिजल्ट आ चुका था। बीच में फ़ोन आ रहे थे, तो जिन लोगों के जनरली डेली जो साथ में तैयारी कर रहे थे उनके फ़ोन डेली आते थे, मैं उनसे बात करता रहता था। तो उनके फ़ोन आ ही रहे थे और मैं बाइक पे देख भी नहीं पाया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं रूम पे जाके आराम से बात करूँगा। तो 1-2 लोगों के फ़ोन आ चुके थे और जैसे नहीं मैं रूम पे गया तो उनका कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया जो अभी फॉरेस्ट रेंजर है, काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में थे। तो उन्होंने बोला कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप डीएसपी के पद पर चयनित हुए हो। तो मैंने कहा कि यार क्यों मजाक कर रहे हो? तो फिर वो बोले अरे नहीं सही में आपका चयन हो गया है। मैंने कहा अरे मत मजाक करो यार, अभी मैं टेस्ट देके आया हूँ, परेशान हूँ ऑलरेडी। तो फिर वो बोले कि ये नहीं सही में हो गया, ये आपका रोल नंबर है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहा था? तो बहुत देर तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हाँ हो गया नहीं हुआ, पर हाँ ये था कि कुछ हो गया है ऐसा। तो फिर खुशी का माहौल था उस टाइम तो। ओके, फिर फैमिली को आपने कैसे बताया और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ, फैमिली वाले खुश हुए बहुत। और जैसा कि मतलब मैं शुरू से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो पहली क्लास थी तब से ही मैं अपने बड़े पापा के साथ रहा हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनका बहुत हाथ रहा है। और उन्होंने मुझे हर टाइम गाइड किया है। जो आज मैं हूँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे जो सिखाया है अनुशासन और मेहनत करना, ये सब तो उनकी वजह से मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो साथ में फैमिली, मम्मी पापा, दीदी, भैया, जो सबका सपोर्ट है। तो मैंने सबसे पहले बड़े पापा को फ़ोन लगाया और मैंने उनको कहा कि मेरा चयन हो गया डीएसपी के पद पे। और फिर मैंने मेरा फैमिली ग्रुप था वहाँ पे भी मैंने मैसेज कर दिया कि फाइनली डीएसपी हो गया है। तो एक जो खुशी का माहौल था वो था। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और अपने पुराने अटेम्प्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने 2021 से देना चालू किया था एग्ज़ाम। तो 2021 में मेरा प्री मेंस हुआ था और इंटरव्यू भी कॉल लेटर आया था। तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसके बाद 22 का भी मैंने साक्षात्कार दिया था। तो उसमें भी अंतिम सूची में मेरा नाम नहीं आ पाया था। उसके बाद मैंने 2023 का साक्षात्कार दिया। उसका रिजल्ट अभी होल्ड है, जैसा कि आप जानते हो। बिल्कुल।
और ये 2024 का मेरा चौथा साक्षात्कार था। ओके। तो आपकी स्कूलिंग लाइफ क्या रही, आपकी कॉलेज लाइफ क्या रही, या मैं कहूँ तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा सा बताइए। मैंने अपनी स्कूलिंग, मेरा जो गृह जिला धार, उसकी जो तहसील है कुक्षी, वहाँ से किया है, वहीं का मैं निवासी हूँ। कक्षा 10वीं के पश्चात मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, जो कि मैंने 2009 में स्टार्ट किया था और 2012 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो मैं पुणे गया था जॉब के लिए। तो जैसा कि मेरे भैया दीदी ने मुझे पहले ही मना किया था कि अभी आपकी एज नहीं है ज़्यादा, तो अभी आप आगे तैयारी करो और अच्छा कुछ कर सकते हो, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। तो उसके बाद मैंने काउंसलिंग की और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने स्नातक किया। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक व्यापम की तैयारी की थी, तो मैंने जेल प्रेरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो तब भी भैया दीदी का हमेशा ये था कि वो लोग, भैया और दीदी दोनों डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप और आगे तैयारी करो और कुछ अच्छा कर सकते हो। मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता था, तो मुझे तो ये लगता था कि हाँ बस कोई जॉब मिल जाए छोटी मोटी, और मैं ऐसा नहीं मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे कोई जॉब भी मिलेगी उस टाइम के हिसाब से। फिर मेरा जेल प्रेरी क्वालिफाई हुआ, फिर मैंने SSC-GD दिया था मेरा, वो भी क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद से मैंने MPPSC की तैयारी स्टार्ट की थी। तो मैंने 2019 में स्टार्ट की थी। उसके बाद में फिर बीच में लॉकडाउन भी आ गया था 2021 में, तो 1-2 साल मेरे ऐसे निकल गए और ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। उसके बाद में मैंने फिर ये, उसके बाद कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे हैं। आपका डेली रूटीन क्या होता था जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे? सुबह से शाम तक आप किस तरह से पढ़ते थे? जैसा कि 4-5 साल हो गए थे, तो रूटीन तो कभी कभी चेंज होते गया, परंतु मेरा जनरली ये था कि मैं 10 से 11 बजे सो जाता था और सुबह कभी 4 बजे या कभी 5 या 6, मतलब 6 बजे तो मैं उठ ही जाता था। उसके बाद में फिर वॉक करने के लिए जाता था आधा घंटा, उसके बाद मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए। 1-2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता हो गया और फिर बाद में न्यूज़पेपर वगैरह देख लिए। उसके बाद फिर वापस बैठ जाता था, फिर 1-2 घंटे फिर पढ़ने के बाद फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर दोपहर में वापस बैठ जाता था। तो ऐसा कंटिन्यू एक जैसा शेड्यूल तो नहीं रहा है, पर एग्ज़ाम जब आता था तब लगभग ये फॉलो हो जाता था, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तो सबका ये रहता कि हाँ पढ़ना ही है और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो बीच में कभी कभी 2-2 3-3 गैप हो भी जाती थी, सबके साथ होता भी यही है, तो ऐसा रहता था। तो आपके जब आप तैयारी कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे 15 दिन पढ़ लिए हैं या 1 महीना पढ़ लिए हैं, उसके बाद फिर कुछ गैप आ जाए, फिर पढ़ लिए हैं फिर गैप आ जाए, कैसा अभी हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि हम सोशल है तो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी कोई फ्रेंड्स है या कभी हमारी खुद की पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ऐसा होता था। बहुत बार डिस्ट्रक्शन आते थे बीच में। 2-4 दिन अच्छे से पढ़ाई हो गई, फिर 1-2 दिन ऐसे निकल गए, फिर तनाव होता था कि अरे यार इतना टाइम निकल गया, अब क्या करें। तो कहीं ना कहीं वो टेंशन तो हमेशा बना रहता था, पर एक जो दिमाग में था कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए मैं फिर से, टाइम अगर वेस्ट हो जाता था, 1-2 दिन निकल भी जाता था, तो फिर से मैं वापस बैठ जाता था। तो फिर भी एवरेज कितने घंटे आप दिन में पढ़ लेते थे? ऐसे एग्ज़ाम के टाइम देखा जाए तो 10 से 12 घंटे हो जाते थे एग्ज़ाम टाइम में। हाँ, बाकी ऐसे तो फिर 4-5 घंटे 6 घंटे जो हर दिन का अलग अपना हो जाए। तो पढ़ाई के बीच में कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत डिमोटिवेट फील हुए हैं, या फिर लगा हो मन में कि यार नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं, कभी 110 वैकेंसी हैं, कभी 158 के आसपास, अभी 25 में है, तो ऐसा मन में कभी नहीं आया? ऐसा बिल्कुल आता है, और सारे एस्पिरेंट जैसा कि सब तैयारी कर रहे हैं तो सब जानते भी है ऐसा होता है। मेरे साथ सबसे पहले जो ऐसा लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, वो तब लगा था जब 2021 का रिजल्ट आया था, और जो पहला इंटरव्यू होता है तब सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। बिल्कुल। तब तो ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जब देने जाते तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं डिप्टी कलेक्टर बन ही गया हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो एक वो मोड था। उसके बाद में फिर जब 2022 का साक्षात्कार दे के फिर उसका फिर जब रिजल्ट आया था 2022 वाला, फिर से नहीं हुआ, तो मतलब एकदम बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था मैं। तो फिर ऐसा लगने लगा था कि यार अब शायद नहीं हो पाएगा। परंतु क्या हुआ था कि 2021, 22 और 23 तीनों के एग्ज़ाम कंटिन्यू हो चुके थे, तो वो सारे एग्ज़ाम मैं दे चुका था। तो 23 का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है अभी, और 24 वाले में फिर मेरा अक्टूबर में पेपर था, और अक्टूबर में भी बहुत चैलेंज था उस टाइम की, साथ में मुझे इंटरव्यू की भी तैयारी करना 2022 की, और 2024 के मेंस की भी तैयारी करना। जैसा कि ये MPPSC का शेड्यूल ही ऐसा रहा है। अभी जैसा 2024 का जब मैं एग्ज़ाम दे रहा, 2024 का मेरा इंटरव्यू था,
तब भी मेरे सामने 2025 का एग्ज़ाम था। हाँ, 2025 का मेंस का एग्ज़ाम था, जो कि अभी भी आगे है, आगे होगा। तो हमेशा ऐसा मतलब बहुत परेशान कर देने वाली चीज़ें होती है। बिल्कुल। आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपने अपनी तैयारी के दौरान कुछ गलतियाँ की हैं, और जब आप वापस, यदि आपको मौका मिले कि अब मैं फिर से तैयारी कर पाऊँ, तो किन गलतियों को आप सुधारना चाहेंगे? सबसे पहला तो ये है कि आप किसी अच्छे एस्पिरेंट से, या जो सेलेक्ट कैंडिडेट से, या फिर किसी कोचिंग संस्थान से, या किसी टीचर से, आप आपके कांटेक्ट में जो भी हो, जिनको अच्छी जानकारी हो, आप सबसे पहले उनसे जानकारी ले लीजिए, और पूरी ले लीजिए। मेरा थोड़ा ऐसा रहा कि मैं बहुत ज़्यादा पूछता नहीं था, मतलब मुझे वो उसका कारण ये था कि मैं अभी मेहनत कम कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं ऐसा सोचता था कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा तब तक मैं पूछ के क्या करूँगा, और ये आखिरी तक मेरा ये चलता ही रहा। परंतु जो नया विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है, तो उनको सबसे पहले पूरा गाइडेंस ले लेना चाहिए। क्या एग्ज़ाम का क्या सिनेरियो है, कितने मार्क्स का प्री है, कितने का मेंस है, इसके PYQ देख लेना चाहिए, सिलेबस बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए, और पूरा गाइडेंस लेना चाहिए, और टाइम ड्यूरेशन भी देख लेना चाहिए, और हमको सेट करना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने अभी PYQ की बात की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है इस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए? दोनों एग्ज़ाम में बहुत महत्व है, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। प्री का जितना मुझे याद है कि मैंने लगभग पिछले 7 से 8 साल के क्वेश्चंस देख लिए थे, और मुझे याद भी हो गए थे। और ये मुझे मतलब शायद पहला जब मैंने इंटरव्यू दिया उस एग्ज़ाम में ये हुआ था, तो मैंने लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए थे, मैंने कॉपी में लिख भी लिए थे, तो उससे एक माइंड में क्वेश्चन बैठ गए थे। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ उससे ये हुई कि मुझे एक आइडिया लग गया कि आयोग वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, कहाँ से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब मैंने पेपर एनालिसिस किया था तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी, कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन, लगभग 70% क्वेश्चन ईजी है, और 10-20 क्वेश्चन थोड़े टफ है, और 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो आपको बाहर है आपकी समझ से, वो तुक्के से ही होते हैं। तो ये जो था, तो ये सब मैंने कहाँ से सीखा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए थे वहाँ से, ये प्री का था। और मेंस में भी मुझे लगता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उससे हमको आइडिया लग जाता है हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस का जो है टू द पॉइंट पढ़ो आप, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे आपने सिलेबस की बात की, तो सिलेबस में जैसे मेंस का सिलेबस है, तो उसमें जो वर्ड दिए हुए हैं सिलेबस में, हमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए या फिर डीप में जाना चाहिए? एस्पिरेंट्स ये कैसे डिसीजन लें कि हमें कितना गहराई में अध्ययन करना है? देखो, जब आप बिगनर हो तब तो कोशिश करो कि जो सिलेबस की हेडिंग है वो क्लियर हो जाए आपकी, क्योंकि अगर सिलेबस की हेडिंग जो टू द पॉइंट है, अगर आप पहले शुरू में ही अगर डीप में जाने लगोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो पहले जो उसका बेसिक समझ लो कि जो वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है ना। उसके बाद में फिर आप उसको फिर आगे और डीप में जा सकते हो। और फिर एक और चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितना डीप में पूछा गया है। और जहाँ तक मैंने MPPSC को 5-6 साल में जो एनालिसिस किया है वो ये है कि एकदम ज़्यादा डीप में आने वाले क्वेश्चन कम होते हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत डीप में होते हैं, तो उससे क्या होता है कि विद्यार्थी भटक जाता है कि ये टफ क्वेश्चन था, ये मुझसे नहीं बना था, तो मुझे अगली बार ये क्वेश्चन सही करना है, पर उसके चक्कर में जो इजी वाला है वो छूट जाता था। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि उस आपको वो जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये देखो कि कौन सी यूनिट छोटी है, कौन सी ईजी है, और किस में सरल पूछा जा रहा है, आप उसको पहले करो। उसके बाद आपको पढ़ना तो सब कुछ है, बिल्कुल, छोड़ तो आप कुछ नहीं सकते हो। एक चीज़ और है, रिवीजन को लेकर भी एस्पिरेंट्स में अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। रिवीजन कितना ज़रूरी है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितनी बार ऑलमोस्ट चीज़ों का रिवीजन कर लिया था? रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन के बिना नहीं हो पाएगा। और रही बात मेरी, तो मैं 2020 से लगातार टेस्ट सीरीज़ लिख रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार रिवीजन हो गया होगा।
और रिवीजन आपको 2-3 बार कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि चीज़ें रिकॉल होती रहे और आपको एग्ज़ाम में याद आए और आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाए। एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार कम से कम कर लेना चाहिए। जी। ओके। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहे हो? हाँ, रहता था मैं, पर उतना एकदम ज़्यादा भी नहीं। तो अभी सोशल मीडिया पर आप एकदम दूर रहे हो? एकदम दूर भी नहीं। आजकल जो ट्रेंड है, सब हर कोई सोशल मीडिया पे तो है ही, पर कभी कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता था, तो थोड़ा फिर तनाव होता है कि यार टाइम निकल गया। बिल्कुल। और ज़्यादा टाइम तब सोशल मीडिया पे निकल जाता था जब साक्षात्कार की तैयारी कर रहे थे। तो उसमें करंट अफेयर देखने के लिए तो एक साइट से दूसरी वेबसाइट पे चले गए, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो वो 2-3-4 घंटे ऐसे निकल जाते थे। तो मतलब एक लिमिटेड यूज़ करो तो बढ़िया है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो फिर टाइम वेस्ट होगा, आप परेशान होंगे। ओके। आपने अपनी तैयारी कहाँ से की? किसी कोचिंग में आपने जाकर कोर्स परचेस किया था या सेल्फ स्टडी से आपने? मैंने जब स्टार्टिंग में प्रीलिम्स की कोचिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, एक अटल भारत करके कोचिंग थी। ओके। अभी तो वो बंद हो गई है। तो वहाँ से मैंने कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे। उसके बाद में फिर लॉकडाउन लग गया था, तो कुछ सब्जेक्ट प्री के पढ़े थे और कुछ मेंस के पढ़े थे। उसके बाद मैंने लगभग सेल्फ किया है। ओके। सेल्फ स्टडी से यानी एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। ओके। नोट्स बनाना कितना महत्वपूर्ण है और आपने नोट्स बनाए थे? जी, मैंने बनाए थे। ओके। और नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और अच्छी रैंक लाना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप सीधे बुक से पढ़ रहे हो, तो फिर आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। और जैसा कि MPPSC का पेपर आप जानते हो, उसमें 10 यूनिट पूरी रिवाइज करके जाना पड़ता पहले दिन, या 3 पेपर तक, 4 पेपर तक पूरी 10 यूनिट आपको पढ़ना है। तो अगर आपके पास नोट्स अच्छे रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, तो आप जल्दी रिवाइज कर लोगे, जल्दी रिकॉल हो जाएगा और पेपर अच्छा जाएगा। तो आपने प्रीलिम्स के नोट्स बनाए थे और मेंस के भी बनाए थे या फिर सिर्फ मेंस के नोट्स बनाए थे? प्री के मेरे पास कुछ सब्जेक्ट के थे क्लास नोट्स, जैसे MPGK है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट के मैंने जो बेसिक सबसे पहले पढ़ाया जाता उसके मेरे क्लास के नोट्स थे। और मेंस में भी मैंने कुछ कुछ बनाए थे, कुछ कुछ नोट्स नहीं थे। तो मैंने नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो उसकी वजह से बहुत परेशान होना पड़ा था मुझे। जो मेरे जो साथी थे उनके शॉर्ट नोट बने हुए थे, बहुत आराम से पेपर देने जाते थे। मैं उनको कॉल करता था कि हाँ भाई क्या हुआ, हो गया? बोले हाँ मेरा हो गया। मैं तो एकदम घबराते घबराते जाता था। तो ज़्यादा सही है कि आप नोट्स बना लो तो बढ़िया रहेगा। ओके। मॉक टेस्ट का कितना महत्व है? आपने मॉक टेस्ट कहाँ पर ज्वाइन किए थे और किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया? मॉक टेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस परीक्षा में, और जहाँ तक सारी परीक्षाओं में। क्योंकि मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो आपने जो पढ़ा है जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो रिकॉल होगा, और वही फिर आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। और मॉक टेस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, किन गलतियों से हमें बचना है। तो मैंने प्रीलिम्स के भी मॉक टेस्ट अच्छे खासे लगाए थे, और मेंस के तो मैंने 2020 से निरंतर टेस्ट दिए हैं। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, और अभी भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरा जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मैं टेस्ट ही दे रहा था। तो मैंने पढ़ाई तो की ही है पर उससे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट पे फोकस किया है। और मैंने 2020 से 2025 तक जब अभी लिख रहा था तब तक मैंने सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। प्री की भी और मेंस की भी। तो मुझे लगता है कि अब जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें वो टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जैसे अब जो बच्चे नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील करते हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके प्रीलिम्स में नंबर कम आए हों या मेंस का जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब नंबर कम आए हों? हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और अब तक होते आ रहा है। अच्छा। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और ऐसा सबके साथ होता है। पर मेरा हमेशा एवरेज रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके 85, 90 ऐसे मार्क्स आते थे। तो उनके कंपैरिजन में मेरे आते थे 70, 75। तो कहीं ना कहीं परेशान होता था मैं, और मुझे लगता था कि यार मैं कितना कमज़ोर हूँ। तो ऐसा परेशान होते उस टाइम पे जब नंबर कम आते हैं। तो वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका अच्छे मार्क्स आते थे उनका भी अभी रिजल्ट होल्ड है। ऐसा लगता है कि वो भी अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे। DC ही डिजर्व करते वो। जब भी रिजल्ट आएगा तो वो DC बनेंगे।
पर इसका रहता है ऐसा, कम नंबर आते हैं, सबके साथ होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बार मैंने देखा कि जिनके मेंस में नंबर, मतलब टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, पर एग्ज़ाम में देखते हैं तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। बिल्कुल। अब 2024 में देखो कितनी कम पोस्ट थी और आप डीएसपी बन गए। मुझे तो लग नहीं रहा था, मैं ये सोचता था कि बस मेरा लिस्ट में नाम आ जाए। इसका कारण ये था कि 2022 में इतनी सारी पोस्ट थी, हाँ, और वहाँ पे नहीं हुआ था। बिल्कुल। और 2024 में इतनी कम पोस्ट में हो गया, तो मतलब वो तो एक बिल्कुल। क्या कहें, समझ में नहीं आया। 2024 में आपने जब मेंस दिया था, अभी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, उसके बाद अपन डिटेल में बात करेंगे। 2024 का मेंस में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे कुछ क्वेश्चन छूटे थे पेपर्स में? जी, मेन पेपर में? जी। क्योंकि होता क्या है कि एस्पिरेंट्स जो टॉपर्स हैं उनसे सुनते हुए आते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते मेंस में। तो जैसे 2023 तक का सिलेबस था, तब तो मैं बहुत आराम से लिख के आ जाता था, क्योंकि 2023 तक शब्द सीमा कम थी। अभी 2024 वाला पहला ही पेपर था, और जितना मैं याद कर पा रहा हूँ कि मेंस जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था, उसके लगभग 8 दिन पहले मैंने लिखना बंद कर दिया था। ओके। तो मेरा जो फर्स्ट पेपर था उसमें मुझसे 2 क्वेश्चन छूट गए थे 10 मार्क्स के। ओके। और एक और कारण ये भी था क्वेश्चन छूटने के, कि मैंने पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं 21, 22, 23, उनमें मैंने क्या, मेरा पहला जो जियोग्राफी का पार्ट था, मैंने पहले जियोग्राफी का पार्ट उठाया, तो मैंने मैप की प्रैक्टिस नहीं की थी। और जब मैं पेपर दे रहा था तो मैंने वहाँ पे लगभग हर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े मैप की, ज़्यादा से ज़्यादा मैप बनाने की कोशिश की। वो प्रैक्टिस में नहीं था और मैं वहाँ प्रैक्टिकल कर रहा था। तो फिर इसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे 10-10 नंबर के। ओके। तो आप पढ़ाई कहाँ पर करते थे? आपको घर में या अपने रूम पर पढ़ना पसंद था, या आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते थे? मेरा 4-5 साल का रहा है, तो मैंने लाइब्रेरी में भी की है और रूम में भी की है। जब मेरा मन नहीं लगता था रूम में पढ़ाई करने में, तब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता था। जब रिदम बन जाती थी कि हाँ अब अपन कंटिन्यू बैठ के पढ़ पा रहे हैं, तो फिर मैं रूम में पढ़ता था। क्या होता है कि जैसे रूम में बैठते हैं हम, और अगर मन नहीं हो रहा है तो फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। लाइब्रेरी में मैं जाता था तो सिर्फ इसलिए जाता था कि और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको देख के लगता था कि यार ये सब पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सबके साथ होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि देखने का वो। बिल्कुल। दोस्तों के साथ आप कितना टाइम बिताते थे? क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं तो हमारे दोस्त बन ही जाते हैं, तो बर्थडे भी मनाते हैं, घूमने भी जाते हैं। तो आप इन चीज़ों में कितना इन्वॉल्व थे, या फिर आप टोटली इन चीज़ों से अलग हुए थे? मेरे ज़्यादातर दोस्त अभी जो थे, वैसे कांटेक्ट में तो सब थे, पर जिनके साथ मैं रह रहा था वो ज़्यादातर तैयारी करने वाले लोग ही थे, और मैं उन्हीं से ज़्यादा कांटेक्ट रखता था। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी है, सबके साथ अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों के साथ भी रह रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर अच्छे रैंक भी ला रहे हैं। पर मेरा जो था कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कांटेक्ट रखता था जब एग्ज़ाम होता था तब। ओके। इस जर्नी में आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? जैसा कि ये जो मेरी जर्नी है, तो मैं आज जहाँ पे हूँ उसमें शुरू से जो मेरे घर वाले हैं, मेरी जो जॉइंट फैमिली है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओके। कोई भी व्यक्ति होता है उसके आगे बढ़ने में उसके परिवार का बहुत योगदान होता है। तो जैसा कि मैं केजी फर्स्ट से ही मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ रहता था, और मेरे पापा मम्मी उस टाइम पे खेती करते थे। तो जॉइंट फैमिली थी, दोनों ने मिलके बहुत बड़ा सोचा और मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे बड़े पापा जो एक टीचर है, उन्होंने हमेशा मुझे अनुशासन सिखाया, मेहनत सिखाई, पॉजिटिविटी सिखाई, और कैसे संघर्ष करना। मैंने उन लोगों को देखा कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। तो साथ में मेरे भैया दीदी है, उन्होंने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और मेरे छोटे भाई बहन है, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। ओके। जब रिजल्ट आता था तो हमेशा मेरे साथ होते थे वो। जब भी मैं फेल हुआ तो सब यही बोलते थे, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। और मेरे भाई, जो जितने भी मेरे भाई है, कजिन भाई, तो कोई काम भी होता था या घर पे कोई समस्याएं भी होती थी तो मुझ तक नहीं पहुंचने देते थे। वो सोचते थे कि हम हैंडल कर लेंगे, ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ने दो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मेरा जो परिवार है
सबका बहुत योगदान रहा है। ओके। तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बिल्कुल, आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही साधारण है और आपने जो यहाँ तक का सफ़र है वो कहीं न कहीं बहुत चैलेंजिंग से भरा रहा हुआ है और एस्पिरेंट्स जो आपको देख रहे होंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा बिल्कुल लेने वाले हैं, इसमें डाउट नहीं है। फिर भी मैं आपसे उनके आगे के लिए पूछना चाहूँगा 2026 का जो एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन्हें अभी किन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए और बाद के लिए किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए? 2026 वाले जो एस्पिरेंट है उनको अभी मेरे हिसाब से अगर उनका मेंस अच्छा है तो फिर प्री पे फोकस करना चाहिए, और अगर उनका मेंस अभी प्रिपेयर नहीं है तो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। क्योंकि और प्री और मेंस में भी वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो कॉमन हो, जो प्री में भी है और मेंस में भी है। जैसे कि एमपी इकोनॉमी है, वो दोनों में कॉमन है। एमपी ज्योग्राफी है या इंडिया का इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, जो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो पढ़ना चाहिए अभी 2026 वालों को, और साथ में टेस्ट भी देना चाहिए। ओके, टेस्ट भी देना चाहिए जी। तो फिर भी जैसे 2026 का जिनका अटेम्प्ट होने वाला है वो टेस्ट अभी से देना चालू कर दें या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद? प्रीलिम्स के लिए तो अभी से देना चालू कर देना चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स बहुत अच्छा है और वो कहीं ना कहीं मेंस में रुक रहे हैं, तो उनको मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ प्री तो अगर उनका निकल ही जाता तो उनको मेंस की टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करना चाहिए। ओके, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से ही आपका इंटरव्यू रहा है, हर बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, मेंस क्वालिफाई हुआ है। मैं पहले प्रीलिम्स पर आपसे बात करना चाहूँगा। प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या अप्रोच होती थी? प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ता था और टॉपिक वाइज टेस्ट देता था। ओके। अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो उससे क्या होता था, आपके हर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और हर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में ये सोचता था कि अगर मैं सारे टॉपिक पढ़ ही लूंगा तो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा। तो ऐसा पढ़ना तो सबको पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे प्रीलिम्स में 10 यूनिट हैं, हाँ, तो 10 की 10 यूनिट पर हमारी बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि कुछ यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान दे दो, कुछ को कम। जो छोटी छोटी यूनिट्स है और जिनका कम सिलेबस है उन पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे एमपी इकोनॉमी है, एमपी ज्योग्राफी है, और इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है उन पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोटिक्स है। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है, जैसे एमपी इकोनॉमी में ओडीओपी छोटा सा टॉपिक है, एसडीजी छोटा सा टॉपिक है, जहाँ जहाँ से आपको पूरे सिलेबस में लग रहा है कि हाँ ये छोटे टॉपिक है, तो उनको पहले कर लेना चाहिए। और जो बड़ा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है उसके हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर होते हैं, तो उनको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। पर पढ़ना तो आपको सारी यूनिट्स है। अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे या कुछ नोट्स सजेस्ट करना चाहेंगे जो प्रीलिम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहे हों? देखो, जब मैंने तैयारी की थी 2019 में, तब एक महेश कुमार वर्णवाल की बुक चलती थी एमपी ज्योग्राफी की। उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही बुक, मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है सारी बुक्स अच्छी है। जिसने ये महेश कुमार वर्णवाल पढ़ी है वो भी सिलेक्ट हुआ है, जिसने परीक्षा धाम पढ़ी है वो भी सिलेक्ट हुआ है, और जिसने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं वो भी सिलेक्ट हुआ है। तो आपको जहां से अच्छा लग रहा है आप वो पढ़ लीजिए। पर ये है कि आप आपका सिलेबस देखो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक में पूरा सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट पर? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि प्रीलिम्स रट्टा मारने का खेल है। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन तो फैक्चुअल ही होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है कि कम ही है, तो फैक्ट पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको प्री में। ओके, प्रीलिम्स में लूसेंट और घटना चक्र का कितना महत्व है और आपने इन्हें पढ़ा है? जी, मैंने बिल्कुल पढ़ा है। लूसेंट का तो बहुत बड़ा योगदान है। और पहले तो लोग ये कहा करते थे कि लूसेंट पढ़ के डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए लूसेंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसमें पूरा कंक्लूजन दिया है, तो वो बहुत जरूरी। और रही बात घटना चक्र की, तो एमपीपीएससी का ऐसा है कि जो अदर स्टेट के पीएससी में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो मैंने कुछ एग्जाम देखे, जैसे 2021 में
एक राजस्थान पीएससी का क्वेश्चन था, वो एज इट इज यहाँ अपने एमपी में आ गया था। ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं इधर उधर कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और सेम सब्जेक्ट है, सेम टॉपिक है, तो चाहे वो यूपी पीसीएस में हो या एमपी पीसीएस में हो, कहीं से भी क्वेश्चन टॉपिक तो एक ही है, तो पूछेंगे कहाँ से? तो ज्यादा से ज्यादा उससे क्या हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। कहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं पे फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, तो हम फैक्ट भी हम रट लेते हैं। तो इसलिए घटना चक्र और लूसेंट का बहुत बड़ा योगदान है। पर घटना चक्र की पुस्तकें तो बहुत मोटी हैं। तो उसमें भी जैसे हिस्ट्री है, हाँ। वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के तो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर बन गए तो सबसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे। अब हिस्ट्री में भी जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि छोटे टॉपिक, जहां आपको लग रहा है कि ये टॉपिक छोटे छोटे हैं, वो तो बिल्कुल करिए, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमी, किसी के भी। जहां जहां जो जो मैच हो रहा है छोटा छोटा है तो आप कर लीजिए। और देखो सिलेक्शन लेना है तो फिर कम ज़्यादा देखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप सब करिए जितना पॉसिबल हो पाए। और मैं भी कोशिश यही करता था कि मुझसे कुछ ना छूटे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है अल्टीमेटली। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा बच्चा कर लेगा। बिल्कुल। तो जितना संभव हो पाए, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप छोटी छोटी यूनिट, छोटे छोटे टॉपिक पहले पकड़ो। उससे अगर ज़्यादा सिलेबस वाली जो बुक है वो बाद में आप देख लोगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वो देख लो, नहीं बचता तो कोई बात नहीं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सॉल्व करना ही है, पर कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब सब अलग अलग होते हैं। जैसा कि कल मेरा एक फ्रेंड मिला था, तो उससे कुछ बच्चे कोई कुछ पूछ रहे थे कि हाँ आपने क्या किया था, और एक मैं था। अब मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे और वो जो मेरा फ्रेंड था वो बोला था मैंने प्री के कभी टेस्ट ही नहीं दिए। अच्छा, और आज उसकी भी बहुत अच्छी रैंक है। तो यार ये पर्सन टू पर्सन है, ये आप कैसे हैंडल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पेपर सोल्व करो और सिलेक्शन ले लो तो वो आपकी कैपेसिटी है। बिल्कुल। और अगर मैं 10 बार अगर टेस्ट दे रहा हूँ उसके बाद में सिलेक्शन ले रहा हूँ तो फिर ये मेरी क्षमता है। तो आपको अपनी क्षमता पहचाननी पड़ेगी कि मैं कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। पर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। तो जो एस्पिरेंट्स कभी एक क्वेश्चन से प्रीलिम्स में रुक गए, कभी 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स में रुक गए और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर वो सुधार कर सकते हैं? देखो ज़्यादातर जो बच्चे 1-2 क्वेश्चन से रुक रहे हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि यार मुझसे इजी क्वेश्चन गलत हो गया। सिली मिस्टेक। हाँ, सब यही बोलते हैं। जैसे अभी 2025 का भी पेपर था, तो बहुत अच्छा पेपर था। अभी पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं 2022, 23, 24 के, तो प्रीलिम्स के। तो बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे पट्टाभी सीतारमैया, वो जो पहले जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझसे गलत हो गया, जबकि मैं पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे सबसे गलतियां होती है। और कुछ टफ क्वेश्चन है वो हमसे बन जाते हैं। तो इसलिए इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, और इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, गलतियों से बचना है। तो फिर उसी का रास्ता जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट दोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो वो आपने पहले कर दी है, तो आपका सुधार हो जाएगा। बिल्कुल। अब मैं मेंस की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि किसी भी एस्पिरेंट्स को मेंस के लिए मिनिमम कितना समय देना ही चाहिए, जब वो ये कह सकता है कि नहीं अब मैं कंपटीशन में हूँ, मैं मेंस निकाल सकता हूँ? देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो कंटिन्यू दिन, मतलब जितना संभव हो सके उतना पढ़ना चाहिए, जितना पॉसिबल हो पाए। पर फिर भी अगर आप पूछ रहे हो कि कितना टाइम देना चाहिए, तो वही क्षमता के ऊपर रहता है। कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ के भी क्वालिफाई कर रहा है, कोई 6 घंटे भी, और कोई 12 घंटे भी पढ़ रहा है। तो आपको खुद में पहचानना पड़ेगा कि देखो इतने सारे बच्चे हैं, सबकी एक जैसी क्षमताएं नहीं है। जैसे मैं हूँ, तो मेरा तो लगभग ये था कि मैं सोने का टाइम और कुछ टाइम हटा दिया जाए, तो लगभग पढ़ता ही था, क्योंकि पढ़ाई के लिए आए हैं यहाँ पे, तो बस हमको पढ़ना ही है। मेरा जो माइंडसेट था मैं वो आपको बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत। तो मेरा ये था कि हम लोग यार यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो हमको दूसरा काम क्या है, बस पढ़ाई करना है। तो जितना ज़्यादा हो सकता था मैं पढ़ाई करता था। और रही बात डिस्ट्रैक्शन, तो वो तो फिर होते ही थे, बीच में 1-1, 2-2 घंटे निकल जाते थे। तो एवरेज कहा जाए तो आप 8 घंटे तो पढ़ो। बिल्कुल। तो मेंस का टाइम ड्यूरेशन, जैसे मेंस का सिलेबस है 6 पेपर कंप्लीट करना होते हैं, उन 6 पेपरों का मैं आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ कि 8 महीने,
कंटिन्यू मेंस पढ़ें या 7 महीने कंटिन्यू मेंस पढ़ें, तब आपकी मेंस पे कमांड बहुत अच्छी होगी? वो आप जितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, आपने कोई सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप जल्दी कर लोगे। आप बिगिनर हो तो फिर आपको टाइम लगेगा। फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो भी डिपेंड करता है। आप अगर पहले से कुछ सब्जेक्ट पढ़ चुके, जैसे बीए वाले हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए कम टाइम लगेगा। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके। पर हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 महीने तो लगेंगे आपको मेंस। बिल्कुल। ओके। तो मेंस में जैसे आपने तो हर बार मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, फिर भी आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर एस्पिरेंट्स कहाँ गलती करते हैं मेंस में? क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो 4 मेंस लिख लिए हैं, 3 मेंस लिख लिए हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर मैंने जिनसे भी बात की है तो मैं उनसे पूछता था कि यार आपने टेस्ट कितने लिखे हैं? तो वो बोलते थे कि मैंने एक बार लिखा था, उसके बाद नहीं लिखा, या फिर वही। तो मैंने देखा तो टेस्ट लिखना मतलब प्रैक्टिस। अब मैं बार बार टेस्ट टेस्ट बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं टेस्ट, आप खुद से घर में बैठ के भी प्रैक्टिस कर लो, खुद से कर लो प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो जो फेल हो रहे हैं ना, मैंने उनसे पता किया तो वो लोग बताते हैं कि यार हमने प्रैक्टिस कम की थी। एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री हो मेंस हो। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास तो फिर थोड़ा कठिन हो जाता है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो 2 चीज़ें हैं जैसा कि आपने पूछा था, एक तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई, दूसरा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बीच में कुछ दिन छोड़ दी, फिर एग्ज़ाम आया फिर करने लगे। तो मुझ में और उनमें ये डिफरेंस था कि मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम नहीं भी है तो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कंटिन्यू भले एग्ज़ाम नहीं है तो भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, कोशिश ये करता था। ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ ही रहा हूँ, बीच में टाइम तो जैसे कि सारे स्टूडेंट्स के साथ 2-2 4-4 दिन ऐसे निकल जाते हैं, कुछ काम नहीं है तो ऐसा होता है। और जो एक एक्चुअल जो पढ़ाई होती है वो तो सबकी एग्जाम टाइम ही होती है। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि आपने कंटिन्यू टेस्ट लिखे हैं 2019-20 से, 20 से, तो इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिला है। ओके। तो मेंस के लिए आप कुछ सोर्सेज बताएंगे, पेपर 1 पेपर 2, या फिर मेंस के लिए आपकी मैं पूछूं स्ट्रेटजी क्या है? पहले आप सोर्स बताइए। मेंस के लिए मैंने तो लगभग सारे नोट्स आकर आईएएस के ही पढ़े थे। ओके। हाँ, उसका एक कारण भी था कि वहाँ पे जो फर्स्ट पेज होता था उसके ऊपर वो दिया हुआ रहता था कि फ्लो चार्ट पूरा बना हुआ रहता था उसमें कि अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो मैं नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, और तो फिर मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेता था। जैसे बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है तो मैं वहीं उसको हाईलाइट कर लेता था, जियोग्राफी है तो मैं उसको वहीं पे हाईलाइट कर लेता था। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर नोट्स आकर आईएएस के ही पढ़े थे। ओके। उसके बाद हाँ, कोई बुक्स वगैरह पढ़ी हैं आपने, मोटी मोटी बुक्स? क्योंकि हाँ, बच्चों में ऐसा रहता है ना कि हम खासकर जो नए बच्चे हैं कि हम मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ेंगी। हाँ, मैंने बुक पढ़ी थी, जैसे एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी पॉलिटी के लिए, ओके। और महेश कुमार वर्णवाल पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए। और हाँ, ओके। तो मैं आंसर राइटिंग पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है तो वो आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग की शुरुआत किसी भी एस्पिरेंट्स को कब कर देना चाहिए? आंसर राइटिंग शुरुआत अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मैं लिख सकता हूँ, तो फिर उनको तैयारी कर देना चाहिए। जब सबसे पहले आंसर राइटिंग करने की बात आती है तब मैं हूँ या फिर और कोई व्यक्ति भी है, तो वो यही सोचते हैं कि यार मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, मैं कैसे लिखूंगा। बिल्कुल। पर जब वो दिन आएगा जब आप पढ़ भी लोगे और फिर टेस्ट देने जाओगे तो भी आप नहीं लिख पाओगे। बिल्कुल। तो इसलिए आप पहले से लिखना चालू कर दो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस में उसके बाद टेस्ट लिखूंगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत पढ़ लो तो आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। तो आंसर राइटिंग हम लिखें कैसे? मतलब लिख तो सारे बच्चे रहे हैं, हम अपने आंसर में क्वालिटी कैसे लाएं? जैसे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या फिर मैप्स, आप इन्हें कितना रेगुलर यूज अपने आंसर्स में करते थे? जैसे वो सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर हिस्ट्री है तो फिर वहाँ पे सन आपको याद होना चाहिए, ज्योग्राफी है तो फिर वहाँ पे आपको मैप याद होना चाहिए, है ना। पॉलिटी है तो आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। और ये बात जो आपने पूछा फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्वेश्चन के ऊपर है, इससे 11 नंबर है तो वहाँ पे तो आपको बनाना ही चाहिए। अगर आप फ्लो चार्ट बना दोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, और जो कॉपी चेकर है
उसको फ्लो चार्ट में दिख जाएगा कि हाँ इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा गया है इनको सारे डायमेंशन पता है, तो फ्लो चार्ट में सब पता चल जाता है कि हाँ अंदर क्या लिखा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी के आधार पर नंबर भी मिल जाते हैं। ओके, तो जब आप मॉक टेस्ट देते थे जी, तो उसमें मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन छूट जाते थे क्या? हाँ कभी कभी छूट जाते थे, और शुरू में तो छूटते हैं। आप शुरुआत में जब टेस्ट लिख रहे होंगे तो बिल्कुल छूटेंगे। मेरे साथ अभी और भी लोग थे जो पहली बार दे रहे हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन छूटते थे, तो बताते थे कि क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन छूट गया। तो वो यही है कि प्रैक्टिस उनकी हो नहीं पाई अभी। जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी तो आप टाइम पे पेपर पूरा कर पाओगे। ओके, तो जिनकी मेंस में स्पीड नहीं आ रही है तो वो अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्या तरीका है? स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसा कि अभी मेरा साक्षात्कार था 2024 का, तब मैंने क्या किया था कि मतलब मैंने ये आंसर स्पीड बढ़ाने के हिसाब से नहीं किया था। मैंने सिर्फ जो आकाशवाणी है, BBC है या दैनिक भास्कर है, जो भी न्यूज़ में जहाँ से सुनता था तो मैं उसको कॉपी में लिखता था। फिर बाद में क्या हुआ, मेरा साक्षात्कार हो गया और मैं टेस्ट देने गया 2025 के लिए। तो मैंने देखा कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अभी भी है। तो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपने पूछा था, तो आप कोई रेडियो चैनल लगा लो, जैसे आकाशवाणी है, तो आप उसको लगा लो और आप उसके साथ लिखने की कोशिश करो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप शुरू में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है, तो आप उसको कम स्पीड में करके फिर लिखो, और जब आप लिख पा रहे हो उसके बराबर, तो फिर आप उसको नॉर्मल स्पीड करके फिर लिखो। और आप फिर और चाहते हो और बढ़ाना है तो फिर आप और उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए। बिल्कुल। तो यही है कि आपको स्पीड बढ़ाने के लिए अगर कहीं स्पीड से चल रहा है तो आप उसको लिखो, तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो जैसे पेपर वन जैसे हम लेकर चलते हैं कि यदि हमारा आज पेपर वन का टेस्ट है तो पहले हमें कौन सा पार्ट लिखना चाहिए? पहले पार्ट बी उठाना चाहिए या पार्ट ए? जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से हम पहले क्या अटेम्प्ट करें? पहले ज्योग्राफी करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नया सिलेबस 2024 वाला, उसमें क्या है कि हर पेपर में, सारी यूनिट में, मतलब सारे पेपर में, एक पेपर है, मान लो पहला पेपर जैसा कि आपने पूछा, तो उसमें ज्योग्राफी में देखा जाए तो सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट बहुत छोटी है, तो आप वो पहले कर लो। इधर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो जो नई यूनिट ऐड हुई है, जो भारत के राजवंश है जहाँ तक, तो वो बहुत छोटी है, आप उसको कर लो। फिर फोर्थ यूनिट जो है MP वाली और फिफ्थ यूनिट, वो भी बहुत छोटी है, तो आप, मैंने जैसा पहले बताया था कि जो छोटी छोटी यूनिट है आप उनको पहले कर लो। अब ज्योग्राफी की पहली यूनिट बड़ी है, हिस्ट्री की पहली यूनिट बहुत बड़ी है, तो आप उनको लास्ट में करो। और जैसे कि मैंने पहले पेपर में बताया, जहाँ जहाँ MP वाला है वो आप बहुत अच्छे से और जल्दी कर सकते हो, तो आप उसको पहले कर लो। ओके, तो जैसे 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, ये फॉर्मेट है क्वेश्चंस का, तो पहले इनमें से क्या अटेम्प्ट करें? सब लोगों का अलग अलग रहता था, आपका क्या होता पर और लोग कोचिंग में भी बताते थे कि आप 10 वाला पहले कर लो, फिर 2 करो, फिर 5 कर लो। ऐसा कोचिंग में बताते थे, सबका अलग अलग रहता था। पर मेरा ये था कि मैं शुरू से सीक्वेंस में ही चलता था। इसका कारण ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक बार कुछ छूट गया तो फिर वो छूट ही जाएगा, फिर मैं वापस रिटर्न नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैं शुरू से पहले 2 करता था, फिर 7 नंबर, फिर 10 नंबर। ओके, तो कॉपी आपकी किस तरह से दिखती थी? कॉपी जैसे होता क्या है कि अब जैसे 10 मार्कर में जितनी जगह है तो सारा का सारा पेज हमें भर देना है या फिर हम थोड़ा बहुत खाली छोड़ के आ सकते हैं? लास्ट में जो वहाँ का पूछ रहा आप, जो पेज खत्म होता है जहाँ पर? हाँ, वहाँ पर, क्योंकि कंटेंट भी कम होता है ना कई बार स्टूडेंट्स के पास। तो आपके पास ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके कुछ छूटा हुआ हो आपका, या आधा सा? देखो, अगर टाइम कम है फिर तो आपके पास वही ऑप्शन है, छोड़ना है। परंतु कंटेंट कम, तो MPPSC का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको यही कला आना चाहिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि 2021 से आप मेंस दे रहे हो रेगुलर, और 2021 से आपका रेगुलर इंटरव्यू का लेटर आ रहा हो, तो उसका कारण ही यही था कि मैंने जो सीखा था उसमें सर ने ये सिखाया था कि अगर आपको बहुत सारा आ रहा है, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, तो उसको आपको छोटे में कैसे लिखना है, 2 नंबर में। अगर आपको किसी चीज़ का कंटेंट सिर्फ 2 नंबर का पता है तो आप उसको 11 नंबर में कैसे लिखोगे? ये कला आपको सीखना पड़ेगा। ओके,
तो जिस दिन आप ये कला सीख जाओगे तो फिर बाद में जो एस्पिरेंट्स है उनका क्वेश्चन है कि यार कॉपी में छूट रही जगह, तो फिर वो नहीं छूटेगी। तो आपको ये जरूर सीखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कम कंटेंट है तो उसको कॉपी को पूरा फिल कैसा किया जाए। और 10 नंबर वाला तो उसमें तो आप फेल करो, क्योंकि 200 शब्द सीमा 200 वर्ड है, तो वो आपको पूरी करना ही पड़ेगा। ओके। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप छोड़ दो, क्योंकि टाइम नहीं होने के बाद तो फिर पूरा क्वेश्चन भी छूट जाता है। बिल्कुल। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम बचा है तो फिर आप थोड़ा 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 सब में छोड़ सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि मार्किंग तो फिर आपके सारे क्वेश्चन से होना है। अगर आप एक ही सोचोगे कि मैं एक ही क्वेश्चन पूरा करूं और दूसरे वाले पे ध्यान नहीं दूं, इसी को पूरा करूं, तो फिर वो भी गलत है। तो वो सिचुएशन के ऊपर रहेगा। कैसी कंडीशन। तो जैसे 2 मार्कर का क्वेश्चन है, उसके नीचे जो लाइन दी हुई है उनमें हमें 2 फैक्ट लिखना है, या फिर उसमें जितनी जगह है हम जितने फैक्ट्स उसमें डाल सकें वो करना है? क्या करते थे आप, क्या करते थे? देखो, जैसा कि अभी तक कॉपी नहीं आई है सामने, तो इस चीज़ के लिए मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ अभी तक। पर मैं कोशिश करता था कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम 3 से 4 फैक्ट ऐड कर पा रहे हैं तो मैं कर देता था। और कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर रहते थे, टू द पॉइंट पूछा जाता था कि ये कब हुआ, इसका सन क्या है, या फिर इस आंदोलन से संबंधित नेता कौन था। तो फिर मैं वहाँ पे उसको पूरा लिख देता था कि हाँ, इस आंदोलन से संबंधित ये वाला नेता था। जैसे जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड कौन था, अगर उनका नाम पूछा गया तो मैं जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड ये थे, उनका पूरा नाम ऐसे एक लाइन में लिख देता था। क्योंकि वहाँ पे आपसे सिर्फ ये पूछा गया है तो आप वही लिखो। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते थे ओपन, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ओपन मतलब जैसे टंटिया भील आ गया, तो आप उसमें 3-4 डायमेंशन दे सकते हो कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका योगदान क्या है, और उनको किस नाम से जानते हैं, इनकी भूमिका क्या रही है। अगर आप 2 नंबर में 4 पॉइंट्स अगर आप बना पा रहे हो तो बना दीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। और मैं ये कोशिश करता था। ओके। तो 7 मार्कर की मैं बात करूं तो 7 मार्कर किस तरह से लिखें, क्योंकि उसमें लिमिटेड जगह होती है और उसमें कंक्लूजन भी लिखना होता है और इंट्रो भी लिखना होता है, तो आप कैसे उसको मैनेज करते थे? मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं एक इंट्रो और एक कंक्लूजन जरूर लिखता था। और मैं कोशिश करता था आंसर पॉइंट्स में हो। तो पॉइंट्स में आंसर हो तो 7 पॉइंट 8 पॉइंट में लिखने की कोशिश करता था। और इवन जो टॉपिक अच्छे होते थे उसमें तो मैं 10 पॉइंट्स भी लिख देता था। हाँ, मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हो, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो नंबर दे रहा आपको, तो वो देखेगा कि हाँ इतने सारे पॉइंट, इतने सारे डायमेंशन दिए हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो एग्जाम नंबर देने में भी कमी नहीं करेंगे। और अगर आप कोशिश यही करना कि आप पॉइंट्स में ही लिखो, क्योंकि पूरा आप एक स्टोरी लिखोगे तो जो एग्जामिनर है तो उसको भी पढ़ने में समस्या आएगी, और पढ़ने में समस्या आएगी तो नंबर देने में भी समस्या आएगी। बिल्कुल। 10 मार्कर को आप किस तरह से लिखते थे? उसमें पैराग्राफ में लिखते थे या उसमें भी आप फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह? क्वेश्चन के ऊपर भी रहता था थोड़ा सा। वैसे तो मैं पॉइंट ज़्यादा लिखता था। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिया अपने 2-3 लाइन का, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट बनाने के 2-3 लाभ है। एक तो आप उसको फ्लो चार्ट में ही समझा दोगे कि हाँ ये इसका आंसर है, मुझे पता है। फिर आपने फ्लो चार्ट बनाया, तब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक आपने लिख दी, तो जब आप फिर उसको डिटेल में लिख रहे हो तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा हाँ इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। आपने जो फ्लो चार्ट बनाया वहाँ से देखा, फटाफट आप लिखते जा रहे हो। तो 10 मार्कर का ऐसा रहता था, आप फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो। अगर जियोग्राफी का पेपर है तो फिर आप वहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करो, ऐसा। 2024 का जब आपने मेंस दिया, 6 पेपर होने के बाद क्या लग रहा था? मेंस आपका कैसा रहा? मेंस दे के आया था तब तो ठीक लगता है, पर वो फाइनल जब रिजल्ट आता तभी पता चलता है। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट पेपर में मेरा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे। कहीं मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बने थे, कहीं ट्रांसलेशन नहीं बना था। तो थोड़ा परेशान तो सब होते हैं जो हमारा पेपर छूटता है, जो हमारी कमी रहती। और ऐसा भी नहीं है कि आप 100% कभी पूरा करके आओगे, पर कोशिश यही रहती है कि हम 100% अच्छा करें। और क्वेश्चन छूटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होती है, कमियां भी होती जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो थोड़ा परेशान होते कि यार काश मैं ये और कर लेता, ये और कर लेता तो कुछ अच्छा और हो जाता है ऐसा। अच्छा, 6 पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है?
सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है, वो देखना पड़ेगा कि हमारी क्षमता किस में अच्छी है, मतलब हम्म हम क्या ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम्म जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है हम्म तो वो साइंस वाला अच्छा कर सकता है, हम्म अगर कोई इकोनॉमी है किसी का तो वो हम्म इकोनॉमी से अच्छा कर सकते हैं, कोई हिस्ट्री वाला है तो हम्म हिस्ट्री से अच्छा कर सकता है। पर हालांकि जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट थोड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, हम्म और हर पार्ट में ऐसे सब्जेक्ट है हम्म कि जहाँ से आप अच्छा कर सकते हो, और एक में ज़्यादा पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा नहीं कर सकते। जैसे पहले पेपर में अगर देखा जाए हम्म तो हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हम्म मुझे लगता है, और ज्योग्राफी थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है। हम्म तो आप हिस्ट्री के कंपैरिजन में ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम्म ऐसे ही पेपर सेकंड है, हम्म तो पेपर सेकंड में मुझे लगता है कि दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, सोशोलॉजी भी अच्छा है और पॉलिटी भी अच्छा है। हम्म तो पॉलिटी थोड़ा फैक्चुअल है, तो आप पॉलिटी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम्म और सोशोलॉजी तो जनरल सब्जेक्ट है, हम समाज में रह रहे हैं, समाज से संबंधित बातें होती है, परिवार क्या है, नातेदारी क्या है, तो हम्म वो भी सब कर ही सकते हैं। हम्म ऐसे ही पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में इकोनॉमी में भी जैसे इकोनॉमी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है। अब मेरा साइंस अच्छा है तो मैं वहाँ ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, हम्म और इकोनॉमी भी लगभग मैं कर ही लेता हूँ। हम्म पेपर फोर, पेपर फोर में मैंने पहले से एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, हम्म तो वो अच्छा हो जाता है। और जो नया उद्यमिता ऐड हुआ है हम्म उसमें भी कुछ कुछ यूनिट बहुत अच्छी है, तो हम्म वो भी हो जाता। तो ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, और जैसा मैंने कुछ बताया, जैसे हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट बड़ा है तो आप ओके थोड़ा कम टाइम। ओके। तो एस्पिरेंट्स कई बार हिंदी को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदी को कब तैयार करना चाहिए? क्या हमें हिंदी पहले तैयार कर लेना चाहिए या फिर बाद के लिए छोड़ना चाहिए? मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बोलते थे कि यार हमारा हिंदी अच्छा है, हम एग्ज़ाम टाइम कर लेंगे, हुँ, तो शायद कर भी लेते होंगे वो। हुँ, पर मेरा तो शुरू से ऐसा रहा है कि हिंदी पढ़ना ही है, शुरू से ही पढ़ना है। हुँ, जैसे हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाना है, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाता है। हुँ, ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम आती है अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो। हुँ, और फिर जो पर्यायवाची शब्द है वो भी बहुत सारे हैं, हुँ, प्रशासनिक शब्दावली वो भी बहुत सारी है। हुँ, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हुँ, और हिंदी का मैं मानता हूँ कि जो डेफिनेशन है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम सेम क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हुँ, हैं। हुँ, और फिक्स है कि हाँ संधि है तो संधि से क्वेश्चन आना ही है। हुँ, तो क्यों ना हम एक संधि की ऐसी डेफिनेशन रट ले कि जो अगर वो क्वेश्चन आ गया तो एज इट इज़ मैं एग्ज़ाम में लिखूंगा। बिल्कुल, तो मेरा शुरू से ये रहा है कि हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल, मेरा जो 2021 का पेपर हुआ था हुँ, उसमें मेरा हिंदी कमज़ोर था, हुँ, और उस टाइम हिंदी का पेपर टफ भी आया था। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने हिंदी पे फोकस किया था, और हुँ, जैसे हिंदी मैंने किया था हुँ, ऐसे एथिक्स भी। उस टाइम पहले मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि 4 पेपर 4, 5, 6 बहुत अच्छे से करो। हुँ। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों चरणों में सबसे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग क्या लगा था? मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इंटरव्यू रहा है। ओके, हुँ, ऐसा क्यों क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी ऐसी आदत नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बातचीत करना या हुँ, फिर हुँ, किसी के सामने अपनी बात रख पाना। हुँ, 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 शुरू में मतलब कमियां सब में होती है, बिल्कुल, तो उन कमियों में से एक कमी जो मेरे अंदर थी वो ये थी ओके, कि मैं आंसर अगर मेंस में लिखना है हुँ, तो मैं इतना अच्छे से लिख लेता हूँ, इतनी जल्दी लिख लेता हूँ, वो सब हो जाता मुझसे। हुँ, प्री में भी टिक लगाना है तो वो भी हुँ, हो जाता। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मेरा हमेशा से कमज़ोर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाता था शुरू हुँ, में। हुँ, अभी मैं उस पे मैंने इंटरव्यू में उस पे काम किया है, हुँ, हुँ, और अभी और कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। ओके, तो वो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग था वो हुँ, था इंटरव्यू। ओके। तो आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? इंटरव्यू के लिए मैंने कोचिंग से गाइडेंस लिया था। हुँ, सारी कोचिंग वाले लगभग गाइड करते हैं, हुँ, तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ठीक वहाँ से आप जाओ, हुँ, गाइडेंस ले लो। और कुछ पुराने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुँ, हैं उनके आप वीडियो देख लो, हुँ, करंट अफेयर आप पढ़ लो, हुँ, और आपकी जो हॉबी है हुँ, उसको आप प्रिपेयर कर लो। आपका जो गृह जिला है उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और आपका जो ग्रेजुएशन है हुँ, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बहुत अच्छे से मतलब एटलीस्ट ऐसा कि अगर आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए हुँ, वो गलत नहीं हो बस। बिल्कुल। बाकी अगर टफ क्वेश्चन है तो फिर तो तो इंटरव्यू पैनल में जब आप थे, तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी रहे होंगे जो आपसे ना बने हों? मैंने 4 साक्षात्कार दिए हैं। हुँ, तो मेरा 2021 वाला तो पहला ही इंटरव्यू था, और मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि हुँ, पहली बार में तो एग्ज़ाम मतलब समझने में लग जाता हुँ, है, या हुँ,
उतना नहीं हो पाया था मुझसे। कुछ लोग होते हैं पहली बार में बहुत अच्छा कर लेते हैं तो पहली बार में तो मेरा बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन छूटे थे। हाँ, पर जो मेरा 2022 का इंटरव्यू था वो मेरा सबसे बढ़िया इंटरव्यू था, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें लगभग 33 से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने 28 से 30 आंसर एज इट इज जैसे आंसर होना चाहिए वैसे दिए थे, क्योंकि वो पूरे फैक्चुअल थे, मेरे गृह जिले से थे और हम लोगों का ग्रुप था। मेरा मतलब हमेशा ये रहा है, जब जब मैंने साक्षात्कार की तैयारी की है तब तब मेरा एक ग्रुप रहा है। मैं मतलब ग्रुप बना लेता था कि हम लोगों को डिस्कशन करना है, तो उसके लिए मेरा ऐसा था कि जैसे मेरी हॉबी जो थी योगा, तो मैंने एक योगा का अलग ग्रुप बनाया था। मेरा गृह जिला था धार, तो मैंने गृह जिले का अलग ग्रुप बनाया। मेरा जो स्नातक था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तो मैंने उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया था। एक करंट अफेयर का मैंने अलग ग्रुप बनाया था। ऐसे करके मैंने इंटरव्यू के लिए 3 से 4 ग्रुप ज्वाइन किए थे और हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करते थे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर जो था वो इसी पड़ाव का था। तो ऐसे मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए। तो बस यही मेरी तैयारी थी और वहाँ पे भी मुझे कुछ गलतियाँ थी, बहुत सारी थी। मुझे समझाया गया कि आप ये गलती कर रहे हो। और मॉक इंटरव्यू में थोड़ा जैसे कि हम है ना इस पड़ाव पे है, तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। बिल्कुल, क्योंकि यार ये लास्ट स्टेज है। बिल्कुल, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फिर भी पहले दूसरे इंटरव्यू में तो अच्छा जोश रहता है। और मेरे साथ जो हुआ था कि पहले दूसरे इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा जोश था, पर थर्ड इंटरव्यू में थोड़ा मतलब डाउन हो गया था। फोर्थ में और थोड़ा मतलब, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहे हो और आप वहीं जाके रुक रहे हो। बिल्कुल, तो फिर ऐसा लगता है कि यार थोड़ा नेगेटिविटी आती है, पर फिर भी कंटिन्यू मैंने काम किया उस पर और आज मैं चयनित हो गया। ओके, तो 2024 का इंटरव्यू आपका कैसा रहा था? जब आप इंटरव्यू पैनल से बाहर निकले, मन में क्या चल रहा था? कैसा रहा आपका इंटरव्यू? 2024 का मेरा इंटरव्यू, तो मेरे जो बोर्ड में 5 लोग थे, तो जो शुरू के 4 मेंबर थे उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे जा रहे थे और सबसे लास्ट में एक जो मेंबर बैठे थे, तो उनके जो क्वेश्चन थे उनको मैं हैंडल नहीं कर पाया था। वो थोड़े एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन थे, तो वहाँ पे मुझे समस्या आई थी। बाकी शुरू के जो 4 मेंबर थे तो उनसे तो मेरा बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मैं जो जिस टाइप से प्रिपेयर करके गया था उसी टाइप से क्वेश्चन थे। मेरी जो हॉबी थी वहाँ से क्वेश्चन थे, मेरा जो गृह जिला था वहाँ से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन थे, तो वहाँ ऐसा रहा था मेरा। आपका इंटरव्यू कितनी देर चला? मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट चला था। ओके, 20 से 25 मिनट जी। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? मुझसे योगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में मेरा एक्यूप्रेशर थेरेपी था, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। योगा से पूछा था कि योग दिवस कब से मनाना चालू किया है, और यूएनओ में जब प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब हुआ था, कितने देशों ने उस पर साइन किए थे। एक्यूप्रेशर थेरेपी से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक्यूप्रेशर थेरेपी ये जो प्रक्रिया पद्धति है ये कहाँ से शुरू हुई। और फिर मेरा जो स्नातक है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आयुर्वेद और योगा में क्या अंतर है, सोवारिकपा और योगा में क्या अंतर है। तो मेरा इंटरव्यू लगभग ठीक रहा था। और आखिरी में जो मेंबर थे 5 मेंबर थे, तो 5वें जो मेंबर थे उनके क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छे नहीं रहे थे। तो जब मैं बाहर निकला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब नहीं हो पाएगा। ओके, तो इंटरव्यू पैनल से बाहर निकलते समय आपको लग रहा था आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और मुझसे पहले जो कैंडिडेट निकले थे उनका भी थोड़ा फेस ऐसा ही था, तो मुझे फिर मेरा भी लगभग वैसा हो ही गया था कि अब नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा था मुझे। ओके, तो फाइनली अभी आप डीएसपी जी। ओके, तो थैंक यू सो मच। आपने जो भी एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जो डिटेल्ड रणनीति बताई है वो उनकी तैयारी में जरूर ही हेल्प करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।